मेरे साथ हैं प्रोफेसर मधु किश्वर, जिनके एक ट्वीट ने देश भर में एक बाबेला मचा दिया है, विवाद पैदा हुआ है और उसको लेकर के कई तरह के उल्टे सीधे कयास लगाए जा रहे हैं। मधु किश्वर महिला इशू को लेकर के दशकों से संघर्ष करती रही हैं, आवाज उठाती रही हैं और ये एक तरह से महिला आंदोलन की चेहरा बन गई है। विभिन्न इशू पर आज हम इनसे बातचीत करेंगे। मैं हूं राजीव रंजन नाग और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक 24x7.com। मधु जी, बीते एक सप्ताह में आपके एक ट्वीट ने देश में एक बहुत बड़ी चर्चा, कयास, आरोप प्रत्यारोप और कई तरह के बातें आई हैं। ये एकाएक आपका ये जो ट्वीट है, इसका क्या कारण था? आप एक दशक तक लगभग चुप रही, अभी हाल में आपने ट्वीट किया है और कई गंभीर आरोप लगाए हैं, खास करके प्राइम मिनिस्टर पर। देखिए, ये सुन सुन के ना मेरे कान पक गए हैं। 1 दशक तक चुप रही, 2 दशक तक ये किया, 3 दशक वो नहीं किया, क्योंकि ये जो ट्वीट था ये तो बड़ी माइल्ड सी छोटी सी बात थी। इससे बहुत बड़े क्रिटिसिज्म मैं सन 2014 से लिखित में वीडियोस के जरिए कर चुकी हूँ। मसलन अभी मैंने एक वीडियो बनाई है, आज रात को पोस्ट हो जाएगी। पुरानी टीवी चैनल्स की जो डिबेट्स होती थी और जो उन्होंने उस वक्त मेरे इंटरव्यू किए कि जिस दिन नरेंद्र मोदी ने अपना कैबिनेट अनाउंस किया 26 मई 2014 को पहली बार शपथ ग्रहण जिस दिन की, तो जो उनका कैबिनेट था, उनके कुछ कैबिनेट मंत्रियों को के चुनाव को लेकर मैंने पुरजोर विरोध किया। उसमें प्रमुख थे अरुण जेटली, जिनको फाइनेंस और डिफेंस का पोर्टफोलियो दिया गया था, और स्मृति ईरानी, जिनको शिक्षा मंत्रालय दिया गया था। तो मुझे बिल्कुल ही अटपटा लगा और मेरी वीडियो अभी रात तक पोस्ट हो जाएगी, जिसमें मैं उस विरोध का इतिहास भी बता रही हूँ और ये भी बता रही हूँ और तथ्यों के साथ, एविडेंस के साथ, टीवी चैनल्स के जो डिबेट्स हुए या मेरी इंटरव्यूज 2014 के, तो उसके बाद से निरंतर जब भी नरेंद्र मोदी ने कोई दुष्कर्म किया जो देश और धर्म के हित में नहीं था, तो मैंने खुलकर आवाज उठाई और बड़े कड़े शब्दों में मैंने उनको अपना विरोध व्यक्त। सारे देश ने, विशेषकर हिंदू समाज ने बहुत उम्मीदें लगाई थी और ये तो अपने को हिंदू हृदय सम्राट बनाकर पेश कर रहे थे और निकले हिंदू समाज के सबसे बड़े दुश्मन। ये तो हमें सेंचुरी ऑफ नॉलेज, 21st सेंचुरी में विश्व गुरु की ओर लेके जाने वाले थे, विश्व गुरु स्टेटस की ओर लेके जाने वाले थे। हालत ये है कि हमारी पहले से चरमराई शिक्षा व्यवस्था आज इतनी खराब हो गई है, इतनी खराब, मैं बयान नहीं कर सकती। आज हमारा जो युवा वर्ग है वो विश्व कुली बनने लायक भी नहीं रहा। एक छोटा सा एलीट वर्ग को छोड़कर जो तुरंत फिर विदेश भागता है, क्योंकि जो करप्शन है जॉब्स में, कॉलेज की एडमिशन्स में, IITs में, ये वो हर जगह इतना करप्ट तंत्र बन गया है कि हमारे जो भी टैलेंट वाले बच्चे हैं सब बाहर भाग रहे हैं। यहाँ उनको कोई भविष्य ही नहीं दिखता और ये बहुत तेजी से गिरावट आई है शिक्षा के स्तर में। और इन्होंने तो जिस तरह समाज को तोड़ा है, SC/ST एक्ट को और कड़ा करा है और रिजर्वेशंस को इतना बढ़ा दिया है, मेरिट नाम की कोई चीज इनको पसंद ही नहीं है, क्योंकि खुद भी बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन मोदी के पहली पारी में और भी महिलाएं थी और भी लोग थे। स्मृति ईरानी को जो 12वीं पास हैं, उनको सरकार के कैबिनेट में, स्टेट भी नहीं कैबिनेट में शामिल करने की उनकी क्या मजबूरी रही होगी? ये सब जानते हैं क्या मजबूरी रही होगी। वही मजबूरी जो अरुण जेटली को फाइनेंस और डिफेंस देने में रही होगी। उनकी इंटीमेट मित्रता थी, उनमें कई सांझे शायद ऐसे काम किए होंगे। अरुण जेटली के पास शायद
मोदी जी की बहुत कमजोरियां छुपी हुई थी। उनकी बात समझ में आती है, लेकिन स्मृति नहीं समझ में नहीं आती है, क्योंकि अरुण जेटली फाइनेंस और डिफेंस के काबिल नहीं थे। हमें ये आश्वासन दिया गया था मोदी द्वारा कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत देंगे। अरुण जेटली का भ्रष्टाचार मुक्ति में कोई कभी जिंदगी में योगदान नहीं रहा, बल्कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के वरिष्ठ नेता हैं भ्रष्ट वाले, उनसे अरुण जेटली जी की बहुत करीबी सांठगांठ थी। आप जानते ही हैं, चिदम्बरम जी से भी बहुत प्यार का रिश्ता था, और उन्होंने असल में, ये सब भाजपा के ही लोग कहते हैं, मैं नहीं सिर्फ कहती, कि उन्होंने चिदम्बरम जी को विश्वास दिलाया था कि निश्चिंत रहिए, मैं आपके ऊपर आंच नहीं आने दूंगा, और नहीं आई। आप देख लीजिए ना, इसी प्रकार जिसको उसने निश्चिंत किया था उसके ऊपर आंच नहीं आई। बोफोर्स कांड में उनका कितना नेगेटिव रोल रहा, जब वो गए थे स्वीडन उसको पेपर्स लाने, उसके बाद घपलाई किया, तो वो वैसे देखिए जोड़ तोड़ मरोड़ की राजनीति में बहुत गजब के थे। दूसरा, वो यारों के यार थे। तीसरा, मीडिया को उन्होंने बहुत अच्छा सेट किया हुआ था, उनके खिलाफ कभी एक कॉमा फुल स्टॉप भी नहीं आ सकता था, एक छोटा सा आधा सेंटेंस भी नहीं आ सकता था। अब ये बातें अच्छी हैं, मतलब लोग उनसे बहुत प्रभावित थे, स्पेशली मीडिया कर्मी, और जिस मीडिया कर्मी को उन्होंने अपने दरबार में शामिल किया, हाँ, और उसका करियर ग्राफ बहुत ऊंचा गया। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो मीडिया को इतना अच्छा पटा के रखता है, ये उसके लिए अच्छा है, देश के लिए इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि जिस किस्म की ऑब्लिगेशंस मीडिया लेता है, फिर वो जघन्य से जघन्य अपराध भी कवर कर देते हैं मीडिया कर्मी, आप जानते ही हैं। तो मुझे लगा कि डिफेंस और फाइनेंस मिनिस्ट्रीज जो हैं, ये सबसे ज़्यादा करप्शन फ्रेंडली हैं, सबसे ज़्यादा घोटाले इन्हीं दो मिनिस्ट्रीज में होते हैं। एक और महिला मंत्री का नाम लिया, वो तो अभी जीवित हैं, और जेटली तो है भी नहीं। पहले तो स्मृति ईरानी की बात कर लेते हैं ना, पहले जेटली की वजह से मुझे लगा ये डिफेंस और फाइनेंस इनके लिए इनके पास काबिलियत नहीं है। यहाँ बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ, क्वालिफाइड, डिफेंस में तो कम से कम आपको सेंसिटिव मिनिस्ट्री है जी, सेंसिटिव है, और बहुत एक्सपर्टीज की ज़रूरत है इस बड़े देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री संभालना। जी। और डिफेंस मिनिस्ट्री में तो आप जानते ही हैं कैसे आर्म्स लॉबी, विदेशों की करोड़ों अरबों का लेन देन का हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को वहाँ बिठाना, इसका मतलब आप अपना जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत हमें देना चाहते थे, वो वायदे को लेकर आपने उसके ऊपर थूक दिया शुरुआत में ही। वो भी हाँ, पहले ही दिन मैं तो दंग रह गई। आप देना चाहते थे, और वो भी जब ये चुनाव में हार के आए थे, और चुनाव में हारे भी कैसे थे, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर से, जो कि बहुत ही अपराइट पॉलिटिशियन था, और एक ही जाट सिख पंजाब में ऐसा पैदा हुआ जिसने हिंदुओं के पक्ष की बात भी खुलकर कही, और अकालियों के भ्रष्ट प्रशासन में भी वो खुलकर उनके खिलाफ बोलता था। और हिंदू और सिख दोनों जो समझदार तबका हिंदू और सिखों दोनों में, वो उनका सम्मान करता था। उसको उखाड़ के फेंका इन्होंने। और आप सोचिए, सुखबीर बादल, जिस पे आरोप ही नहीं, जिसके ऊपर फिल्म भी बनी, वो चिट्टा उड़ता पंजाब, है ना, तो ड्रग क्या बोलते हैं, ड्रग स्मगलिंग का उनके ऊपर बहुत बड़ा आरोप था सुखबीर सिंह बादल। ये उनके साथ हाथ में हाथ डाल के कमर में प्यार भरे क्या बोलते हैं ना, रिश्ते को का इजहार करते कैंपेन करने गए थे। तो पंजाब के लोग बड़े खफा थे कि क्या भाजपा ऐसे व्यक्ति को हमारे ऊपर थोपेगी जिसने पंजाब के नवयुवकों को बुरी तरह से नशाग्रस्त करके तबाह कर दिया है। तो बहुत गुस्सा था भाजपा के खिलाफ इस बात पर कि उन्होंने उस सिद्धू को हटाकर
जो सही में अपराइट था, उसके ऊपर कोई गंदे चार्जेस नहीं थे और हिंदू सिखों को इकट्ठा करके रखता था। और अकाली तो आप जानते ही हैं, प्रो पाकिस्तान पॉलिटिक्स खेलने लग गए थे, खालिस्तानी पॉलिटिक्स खेलने लग गए थे। तो इस वजह से लोग बहुत खफा थे उनसे। फिर स्मृति ईरानी 12वीं पास थी, 12वीं पास भी कैसी, इतने कम नंबर आए कि बीए में दाखिला भी नहीं मिला, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स में गई। दिमाग भ्रष्ट करने में बहुत बड़ा हाथ रहा है ये सास बहू सीरियल्स का। इनको 20,000 रुपया देकर पब्लिक रैलीज में बुलाया जाता था। तो देखिए, मेरा स्मृति ईरानी से कुछ लेना देना था नहीं, मैं भाजपा के कभी करीब पास फटकी थी ही नहीं। आपने कभी मुझे पार्लियामेंट में नहीं देखा होगा नेताओं के पास, एक बार भी मैं कभी पार्लियामेंट में घुसी भी नहीं हूँ। Not once I have gone, even when invited. दूसरा, जब ये जैसे विमेन्स रिजर्वेशन बिल पास होना था ना, मोदी जी वाला जी, मुझे बुलाया गया विशेष करके, आपको आना ही आना ही आना। मैं नहीं गई, घिन होती है मुझे हमारी पार्लियामेंट से। और राज्यसभा तो बिल्कुल ही इफीट है, मतलब उसकी कोई पावर तो है नहीं। आप बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर के बहुत करीब थे। नहीं थी, आपको गलत फहमी है। पूरी बात सुन लेंगे तो रिस्पॉन्स करने में आसानी होगी। एक कॉमन परसेप्शन ये था कि आप बहुत करीब थी बीजेपी की, खासकर प्राइम मिनिस्टर की, बिफोर कमिंग टू दिल्ली। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एकाएक मोह भंग का कारण क्या रहा? मैं बीजेपी के कभी करीब नहीं थी। मैं जिंदगी में केवल एक बार, पीएम इनके बनने से पहले केवल एक बार बीजेपी के ऑफिस में किसी व्यक्ति से कोई जानकारी लेने गई थी। कभी करीब नहीं थी। आपने मुझे कभी बीजेपी के किसी फंक्शन में नहीं देखा होगा। हालांकि लेक्चर्स के लिए मुझे जैसे कम्युनिस्ट भी बुलाते थे, द्वारों में भी बुलाया गया बहुत बार, मुझे तरह तरह के लोग। लेकिन आपने कई भाषणों में सेकुलर फोर्सेस, मैं उनके खिलाफ हूँ। पर कांग्रेस में मेरे सबसे ज्यादा मित्र हैं। मेरे अभी भी अगर कोई पॉलिटिकल फ्रेंड्स हैं तो मैं कहूंगी कांग्रेस पार्टी में। हालांकि मैंने कभी कांग्रेस के फेवर में एक लाइन नहीं लिखी, कभी। आपके ट्वीट से एक, पर मेरी बात सुन लीजिए। ये कैसे मोदी की तरफ ये जो रिश्ता बना, आपको लगता है करीबी का, ये मोदी से इससे कोई लेन देन नहीं था। जब 2002 के दंगे हुए तो मैं दंगों के बारे में चुप रही उस वक्त, कुछ ज्यादा मैंने नहीं बोला, पर सबका ये मत था कि मोदी ने करवाए हैं। और ये बहुत जल्दी ये नैरेटिव शुरू हो गया, वो भी टीस्टा सेटलवार्ड, हर्ष मंदर, ये सारे फॉरेन फंडेड एनजीओस, ये बहुत नोट करने लायक बात है। ये सारे फॉरेन फंडेड एनजीओस जो हैं, इन्होंने सालों तक शोर मचाया कि गुजरात को तो हिंदुत्व की फासिस्ट लेबोरेटरी बनवाने के लिए मोदी को गुजरात भेजा गया है सीएम। हिंदुत्व की फासिज्म की लेबोरेटरी, ये कहते गए, और इसने मुसलमानों का कत्लेआम किया, ये किया, वो किया, बहुत नेगेटिव चला। इसको वीज़ा नहीं देना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, और उसके खिलाफ केस चला दंगों को लेके। अब बहुत साल चला, मैं कभी भी किसी ऐसी इंसिडेंट, दंगे या कोई भी इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट के बारे में तब तक नहीं लिखती हूँ जब तक मैं फर्स्ट हैंड इन्वेस्टिगेट ना करूँ। और क्योंकि मैंने इन दंगों को इन्वेस्टिगेट नहीं किया था, तो मैंने मीडिया को भी बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, और क्योंकि फॉरेन फंडेड एनजीओज इसके खिलाफ थे, तो ऐसा लगने लगा कि कुछ तो दाल में काला है। एक बात और आई, लेट मी फिनिश दिस पार्ट, ठीक है? तो सन 2010 में सुप्रीम कोर्ट की जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम थी, उसने इसको लंबे ट्रायल के बाद मोदी को इनोसेंट घोषित किया। तब भी मैंने कोई ऐसा नहीं कि वाह वाह मोदी जी, कुछ नहीं। मैं कभी मोदी से मिली नहीं थी। बीजेपी के नेताओं से मेरा इतना ही था कि अटल बिहारी वाजपेयी फॉर एग्जाम्पल मानुषी पत्रिका पढ़ते थे और बहुत सम्मान करते थे। सम्मान ही नहीं करते थे अगर मैंने किसी चीज़ के बारे में पब्लिक हियरिंग्स की, स्ट्रीट वेंडर्स और रिक्शा पुलर्स की,
उन्होंने केवल पढ़ के हमारी पब्लिक हियरिंग्स के बारे में स्ट्रीट वेंडर्स और रिक्शा पुलर्स के लिए एक नई पॉलिसी पेश कर दी और मेरे घर में वो डिलीवर हुई। उसके बाद नया कानून बना, ये वो, पर यूपीए सरकार थी तब तो मैं यूपीए सरकार के साथ खूब लड़ झगड़ के स्ट्रीट वेंडर्स और रिक्शा पुलर्स की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाना चाहा, पर बीजेपी कभी इम्प्लीमेंट नहीं करने देना चाहती थी। यूपीए ने फिर भी नया कानून मुझे बनाने दिया। अटल बिहारी वाजपेयी हालांकि मानुषी के प्रति श्रद्धा रखते थे, प्यार, उनकी बेटी ने ही मुझे बताया, लेकिन मैं कभी उनको मिलने नहीं गई थी। लेकिन फिर भी जो इश्यूज मैंने उठाए, उन्होंने केवल पढ़ के अपने पीएमओ से एक नई पॉलिसी, मेरे पब्लिक हियरिंग्स का, मानुषी की पब्लिक हियरिंग्स का हवाला देते हुए नई न्यू पॉलिसी फॉर स्ट्रीट वेंडर्स एंड रिक्शा पुलर्स अनाउंस करती। लेकिन तो अभी सवाल ये, पर ये नहीं कि मैं वाजपेयी जी के बहुत करीब हो गई या मैं उनको आए दिन मिलने, मैं वही बात कह रहा था। लेकिन 10 सालों में एक आम परसेप्शन इंटेलिजेंसिया क्लास को ये लगा कि आप बीजेपी के बहुत करीब जा रही हैं। भैया इंटेलिजेंसिया इस देश में है ही नहीं। मकौले ने ये इंश्योर किया कि इस देश में इंटेलिजेंस ही ना बचे, इंटेलिजेंसिया तो क्या होगी। और आपका जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया कहो, और अब ये यूट्यूब चैनल्स जो आ गए हैं, बिकाऊ है। प्रेस्टिट्यूट्स शब्द हमारे देश के ही नहीं, अमेरिका के मीडिया के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो मीडिया को आप रिलाय करके मेरा आंकलन करेंगे, जबकि मेरी राइटिंग खुलेआम है, कोई पर्दा तो है नहीं। अभी जो भी कह रहा है कि मैं करीब थी, अगर उन्होंने और कुछ नहीं मेरे ट्वीट्स ही पढ़े होते 2014 से लेकर, जो मैं सारे अब इकट्ठे कर रही हूँ, मैंने सारे डाउनलोड किए पूरे, मैं अब वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी उन्हें पता तो होता मैं किन किन शब्दों में, मैंने 3 ही नहीं 5-6 वीडियो बनाए हैं लंबे लंबे। मोदी के अक्षम्य अपराध, मोदीज अनफॉरगिवेबल क्राइम्स, फिर 2 वीडियोस हैं मोदी से मोह भंग क्यों। ये आज की बात नहीं कर रही हूँ, पुरानी बात कर रही हूँ। अभी मैं आपको किताब दिखाती हूँ, द गर्ल फ्रॉम कथुआ, 2018 की जनवरी में जम्मू ये कथुआ कांड हुआ था, जहाँ कहा गया कि एक मुसलमान बच्ची को हिंदुओं ने गैंग रेप करके अपने मंदिर में मारा, उसका मर्डर किया, पर गैंग रेप के बाद किया, और ये वो वगैरह। अब उस वक्त पीडीपी और बीजेपी सत्ता में थे, जेएनके में भी, केवल नेशनल लेवल पे भी नहीं। चीफ मिनिस्टर थी। और इतना झूठा ये नैरेटिव चलाया, ये आईएसआई का इंस्पायर्ड नैरेटिव था। महबूबा मुफ्ती, मैं खुलेआम कही, महबूबा मुफ्ती मेरी बड़ी प्यारी मित्र अपने को मानती थी, और मैं किसी समय में करीब थी उस मुफ्ती परिवार के। लेकिन जब मैंने उनका रोल इसमें पाया और मैंने खुल के कहा कि मरवाया महबूबा मुफ्ती ने है, और प्रधानमंत्री ने इतना झूठा नैरेटिव चलाया, जम्मू के लोग रोते बिलखते प्रधानमंत्री के पास आए कि ये बिल्कुल झूठ है, और इस फेक नैरेटिव का सहारा लेकर महबूबा मुफ्ती ने इतना आतंक हिंदू गांवों पे, हिंदू जम्मू के हिंदुओं पे कर दिया है कि गांव के गांव खाली होने लगे। और ये सारा प्लान था जम्मू प्रोविंस को, और विशेषकर ये जो कथुआ डिस्ट्रिक्ट है, एक हिंदू मेजॉरिटी, 1-2 डिस्ट्रिक्ट ही रह गए, इसको भी कश्मीर की तर्ज पर हिंदू विहीन करना। लेकिन आपके, और ये किताब देखिए, 640 पेज की किताब है, जिसमें पीएमओ को मैंने लताड़ा है, नाम लेकर मैंने कहा कि इन्होंने ये लिटरली अगर कोई फासिस्ट पॉलिसी थी तो हिंदुओं के खिलाफ, जम्मू के हिंदुओं के खिलाफ प्रधानमंत्री ने चलने दी। आपने स्वयं ने ही किसी के जरिए भिजवाया, उनसे मिलकर देने में आपको क्या खतरा लगा था? मोदी मुस्लिम्स एंड मीडिया, तो आपने पूरी बात तो सुनी नहीं। मोदी मुस्लिम्स एंड मीडिया क्यों लिखी, फिर आप पूछ रहे हो किताब बता देना बाद में, लेकिन नहीं, इसको पहले सुन लो, फिर मैं बताऊंगी क्यों मैंने नहीं। तो क्योंकि इनका फॉरेन फंडेड नैरेटिव चल रहा था, और मोदी को
गुजरात में हिंदुत्व की फासिस्ट लेबोरेटरी के रूप में पेश किया जा रहा था, तो मुझे ये बात बहुत बुरी लगी। और मेरी ये बहुत बड़ी शिकायत है गुजरात के हिंदुओं से कि उन्होंने अपना बचाव ही नहीं किया। तो 2010 में जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको बरी भी कर दिया और फिर भी ये कहते रहे कि ये तो हत्यारा है, तो 11-12 तक मैंने तय कर लिया था, इसको थोड़ा बहुत फॉलो करना शुरू किया। मैंने कहा कि अब मैं गुजरात जाके तय करूंगी कि ये वाकई राक्षस है उतना कि नहीं। तो 2012 में दंगे के लगभग 1 दशक बाद, बिल्कुल जी, तब तक मैंने कोई ज्यादा बातचीत नहीं की। थोड़ा बहुत होगा गुजरात के बारे में एक छोटा मोटा कमेंट, पर ज्यादा मैंने कुछ ना लिखा ना बोला, क्योंकि मैं खुद जानती नहीं थी। अब फिर क्या हुआ कि 2012 में मैंने गुजरात वाइब्रेंट समिट के लिए बुलाया। गुजरात वाइब्रेंट समिट में 2013 के जनवरी में जब मैं गई, तो वहाँ मुसलमान बड़ी मात्रा में थे। और मुसलमान, अरे वाह, फराटेदार मोदी की तारीफें कर रहे हैं। मैंने सब वीडियो रिकॉर्ड किए। जफर सरेशवाला की पहली इंटरव्यू मैंने ही की थी, तब तक उसको कोई मीडिया में नहीं जानता था। उसने जो बातें कही और अन्य मुसलमानों ने, तो तब मैंने तय किया कि अब मैं इसको ढंग से अध्ययन करना है, क्या ये सही में जो इमेज दिया जा रहा है वो गलत है, सही है। तो मैंने 2013 के दौरान कई सारे ट्रिप्स किए और पहले 6 महीने मैं मोदी से नहीं मिली। उसकी मीटिंग भी अटेंड करती थी, अगर पब्लिक मीटिंग भी, उसके ब्यूरोक्रेट से मिली, उसके कुछ पॉलिटिकल कॉलीग से मिली, लेकिन मेरा सारा अध्ययन केवल मुस्लिम गांव और मुस्लिम बस्तियों में था। उसी में शंकर सिंह बाघेला, पहले सुन लो, पहले लेट मी फिनिश, जो लाए हुए थे, पहले फिनिश, लेट मी फिनिश। अब मैं इसमें कोई हिंदुओं का दुख दर्द नहीं, फोकस मैंने केवल किया मुसलमानों पे, मुस्लिम विलेजेस पे, मुस्लिम बस्तियों पे, मुस्लिम अधिकारियों पे, स्ट्रीट वेंडर्स पे, टैक्सी ड्राइवर्स पे। और जो पिक्चर निकल के आई कि जितना पैम्पर मोदी ने मुसलमानों को किया, सर पर उठा कर रखा, और जितना ये प्रताड़ना की कहानी मैंने उतना नहीं लिखी, पर वो दिख रहा था कि इसने हिंदुओं को काफ़ी दबाया। मतलब पहली बार था किसी दंगे के बाद कि पुलिस की गोलियों में 258 हिंदू मारे गए, मुसलमान पुलिस की गोलियों में नहीं मारे गए, मुसलमान दंगे के दौरान मारे गए। वो गोधरा की बात, जो आप ना ऐसे सवाल पूछते हो कि मैं छोटे में कैसे जवाब दूं। मोदी के करीब थे। चलिए, हाँ, मेरा जो एविडेंस था, दंगों का डे बाय डे विश्लेषण, उसने सिद्ध किया कि मोदी तो बहुत सर आंखों पे उठा के इसने मुसलमानों को रखा, और अगर क्रश किया तो हिंदू रेजिस्टेंस को। कांग्रेस के दौरान में ये होता था, मुसलमान दंगे करते थे, वो है उनकी फितरत, उनको चाहिए बहाना विक्टिम कार्ड खेलने का। लेकिन हिंदू जब पलटवार करते थे तो कांग्रेस ने कभी पलटवार में रोका नहीं हिंदुओं को, और कोई केस नहीं चलाए, तो मुसलमान फिर शांत होकर बैठ जाते थे, फिर दोबारा एक नया फसाद शुरू होता था। मोदी ने हिंदू रेजिस्टेंस, जो स्ट्रीट पावर थी ना, वो जैसे तोगाड़िया पहले बहुत बड़ा वहाँ का धुरंधर हुआ करता था, उसका गुजरात आना बंद कर दिया, ऐसा क्रैकडाउन किया वहाँ। मतलब हिंदुओं को काफ़ी कंट्रोल करके रखा, क्योंकि उन दिनों मैं थोड़ा गांधीयन प्रिज्म से देखती थी, तो मुझे लगा अरे ये तो गांधी मार्क 2 है, इसको क्यों फासिस्ट कह रहे हैं, इसको क्यों फासिस्ट कह रहे हैं। मेरी सारी किताब ये सिद्ध करती है कि कैसे इसने मुस्लिम्स को सिर्फ संभाला ही नहीं दंगों के बाद, बट बहुत खिदमत की। और जाकिया वाले जो घटना है उसमें तो काफी बदनामी है। अरे भैया आप वो पढ़िए ना, मेरी किताब में है ना, पढ़ी मैंने इसलिए बोल रहा। हाँ पढ़िए, वो आपने पढ़ी नहीं है। अब ये जो है आपको तो करीब समझते थे। मैं, बहुत से लोग, बड़े बड़े जर्नलिस्ट, मोदी की ऑटोबायोग्राफी, मोदी की बायोग्राफी लिखी है, इसमें वो बायोग्राफी है ही नहीं, वो केवल मुसलमानों के प्रति उसका क्या रवैया रहा, वो पुस्तक उस पर फोकस करती है। आपकी बातचीत से एक चीज और सामने आ गई कि एक जो आम परसेप्शन देश में बना कि एंटी मुस्लिम है मोदी,
लेकिन आपने जब कहा कि हमने इस कम्युनिटी के डिफरेंट लोगों से बातचीत की, तो वो सभी उसकी धारणा अलग थी और वो एंटी मोदी नहीं थे, जैसा आप कह रहे तो मुझे बाद में समझ आई ये नूरा कुश्ती खेली जा रही है। मोदी भी, अब मैं खुल के कहती हूँ, CIA प्लांट था। अच्छा जी, खुल के कह रही हूँ आज, पहले नहीं पता था। मैंने मोदी प्लांटेड थे बिल्कुल, ड्यूरिंग हिज चीफ मिनिस्टरशिप। यस, ओके, ही वाज अ प्लांट। ये ACYPL जो CIA की एक संस्था है, ग्लोबल लीडर्स ट्रेन करते हैं, स्पेशली सेकंड वर्ल्ड थर्ड वर्ल्ड के। तो ये 30 बार उनके न्योते पर ट्रेनिंग के लिए अमेरिका वगैरह जा चुके थे। तो वो क्यों इनको एक एमए से प्रचारक को उठा के 30 बार अमेरिका घुमाना, ट्रेनिंग देना क्यों करेंगे? ACYPL की वेबसाइट पे सीएम रहते हुए नहीं, 30 दफा नहीं 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 नहीं, तब तो इसको वीजा नहीं लेने दिया, वो नौटंकी थी। जब ये प्रचारक थे या बीजेपी के सेक्रेटरी थे, केवल प्रचारक के रूप में 1993 में इसको पिकअप करके खूब घुमाया अमेरिका। बहुत सारी इसके साथ वार्तालाप हुई, इसको ट्रेन किया और एकाएक मोदी को चीफ मिनिस्टर बना दिया। आप सोचो। अब आपको एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य बता रही हूँ जो मेरी किताब में कोटेड है। 6 साल तक गुजरात से मोदी को निकाल दिया गया था। गुजरात के सारे वरिष्ठ बीजेपी के नेताओं ने वाजपेयी और अडवाणी को हाथ जोड़कर कहा कि इस बंदे को गुजरात से निकालो, ये आपस में हमारे इतने झगड़े करवा रहा है और पूरा का पूरा पार्टी को अपने कब्जे में करना चाहता है, सरकार को अपने कब्जे में करना चाह रहा है, जबकि ये केवल एक पार्टी का जनरल सेक्रेटरी या जो भी उस वक्त रहा होगा। तो 6 साल तक इसे बिल्कुल आने नहीं दिया गुजरात। ऐसे व्यक्ति को, जिसको एक भी व्यक्ति गुजरात का बीजेपी का नेता पसंद नहीं करता था, जिसको वाजपेयी भी पसंद नहीं करते, how he survived for years? तो आपको जो क्या रही हूँ ना, एकाएक वो आदमी कैसे पहुंचेगा चीफ मिनिस्टर बनके? तो इसका मतलब कहीं से आदेश हुआ वाजपेयी जी को कि इसको भेजना पड़ेगा तुम्हें। ये उनका बंदा था, ये मैं आज दावे से कहती हूँ। और एक तरफ फॉरेन फंडेड एक्टिविस्ट को कहा इसको फासिस्ट हिंदू हृदय सम्राट बोलो, दूसरी तरफ इससे मुसलमानों की खिदमत करवाई इतनी भरपूर, ईसाइयों की खिदमत करवाई इतनी भरपूर, और कहा गया कि ये तो माइनॉरिटीज़ को, क्रिश्चियंस को, मुसलमानों को नष्ट कर देगा। ये पूरा ऑर्केस्ट्रेटेड गेम था, जैसे अमेरिका करती है ना। भाई जी ये हिंदू हृदय सम्राट थे और आक्रामक हिंदू थे, ऐसा नौटंकीबाज थे। आप कह रहे हैं हिंदू हृदय, सबको फूल किया, मेरे को भी। आपको कैसे? और मैं भी सोची कि ये प्रो हिंदू होगा तभी, क्योंकि इसको फॉरेन फंडेड एक्ट, सारे एनजीओज इसके खिलाफ थे, लेफ्टिस्ट इसके खिलाफ थे। और वी नो लेफ्ट इज एवरीवेयर प्लांटेड इन एवरी कंट्री। तो अमेरिका का क्या इंटरेस्ट था कि इनको प्रमोट करे और फॉरेन फंड? वो हर जगह अपनी रजीम प्लांट करते हैं, ईरान में, इराक में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में। एक तरफ अपना टिन पॉट डिक्टेटर करते हैं, उसके खिलाफ फिर तालिबान खड़ा कर देते हैं, उसके खिलाफ फिर हिजबुल्लाह खड़ा कर देते हैं। ईरान में भी क्या किया, शाह ईरान इन्हीं का था, उसको हटवा के खुमैनी लाए, फिर खुमैनी के खिलाफ खड़े कर दिए इन्होंने आपका जो डेमोक्रेटिक डिसेंटर्स। आपका जो हालिया ट्वीट है उसमें आप कहीं न कहीं हिंट कर रही हैं कि, पर आप ये सुन लीजिए, लेकिन नहीं तो आपने पूछा था किताब देने क्यों नहीं गई। हाँ। किताब देने क्यों नहीं गई थी, क्योंकि इनकी फितरत के बारे में कुछ एक चीजें मुझे पता चल चुकी थी। बहुत लोग ये कहने लग गए थे, अरे मधु ने तो उससे पहले आर्टिकल्स लिखे थे, इनको तो जरूर बड़ा पद मिलेगा, ये तो मोदी के बड़े करीब हैं। मुझे पॉलिटिशियंस के करीब होना अच्छा ही नहीं लगता, और सरकारी तंत्र से मुझे दिली नफरत है। एक तो ये, दूसरा मोदी ऐसा व्यक्ति है कि इसको अच्छा नहीं लगता कि कोई भी एहसान का एहसास, लोग सोचें कि अरे
मधु किश्वर की वजह से इसका इमेज सुधरा। अब मुझे पता था, जैसे गुजरात की एक न्यूज़पेपर ने फुल इतना बड़ा आर्टिकल छापा मेरी किताब के बाद, जिसमें ना मोदी का चेहरा कालिक से पुता हुआ है और छोटी सी मधु किश्वर उस कालिक को साफ कर रही है। दिव्य भारत में छपा था शायद, आपके पास शायद होगा, मुझे दे देना। मैंने कहा बाप रे, अब तो ये मुझे दुश्मन भाव से ही देखेगा, क्योंकि इसको पसंद नहीं लगता ये, इसलिए आपने किताब नहीं दिया, भिजवा दी। और दूसरा, मैं नहीं चाहती थी कि वो सोचे कि मैं थैंक यू की भी उम्मीद करती हूँ। अच्छा, ओके। उसको ये मालूम होना चाहिए कि ये मैंने केवल हिंदुओं के बचाव में लिखा है। मोदी तो इंसिडेंटल था, इसलिए क्योंकि मोदी का इस्तेमाल करके हिंदुओं को बदनाम किया जा रहा था। तो मेरा सारा फोकस था कि मोदी तो महात्मा गांधी का चेला बन के यहाँ काम कर रहा है, उनसे भी ज्यादा तुष्टीकरण कर रहा है, तो ये आपका आरोप गलत है। लेकिन पर तब नहीं मुझे पता था ये CIA प्लांट है, तब नहीं पता, ये बहुत बात। मैं जानना चाह रहा था कि आपके ट्वीट में बिल्कुल क्लियर या फिर उस पर ही बहस चली है कि आपने मोदी के कैरेक्टर पर एक इशू उठाया है कि ये बंदा सही नहीं है और इसके देखने के तरीके पेश आने बहुत गंदे हैं, कैसे 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 दरिंदा है। नहीं, आप महिलाएं कैसे पकड़ते हैं? उसमें देखिए, पर्सनली मुझे एडमिट करना पड़ेगा, मोदी जी ने मेरे साथ बहुत सतर्कता बरती। मेरे साथ कोई एक शब्द भी ऐसा नहीं था कि मैं कहूँ कि मोदी की नज़र गंदी है मेरे प्रति या कुछ। ही वॉज वेरी कॉशियस। और मुझे बाद में बताया गया ये इसलिए क्योंकि इन्हें पता था आप मर्दों के इस तरह के झांसे में नहीं आती हैं, और अगर ज़रा भी किसी ने किया तो 2 झापड़ भी मार देती हैं। तो शायद मेरी रेपुटेशन ऐसी थी कि मोदी जी मेरे से बहुत कॉशियस रहे। मुझे बिल्कुल आभास नहीं हुआ कि ये ऐसा व्यक्ति हो सकता है। लेकिन गुजरात में जब मैं घूम घूम के इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर रही थी, तो कुछ बहुत बहुत भयंकर बातें इनके बारे में सुनने को मिली। इनकी वुमनाइजिंग जो है, खासकर फितरत, मानसी सोनी, वो तो एक छोटी सी घटना हो सकती है। ओके, हाँ, ये सीरियल अच्छा, ओके, प्रेडेटर है, ये सीरियल प्रेडेटर है। 1-2 से इनका काम बन जाता तो बात ही क्या थी। अच्छा। हाँ, तो मानसी सोनी की भी कहानी तब पता चली, और मानसी सोनी की कहानी का और शायद उसका CD आपके पास भी है शायद। देखिए, मैंने देखा था, इन्हीं के एक ब्यूरोक्रेट ने वो सारी फाइल जो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हुई थी उसकी कॉपी मुझे दिखाई थी। वो पेपर्स तो शायद अभी भी मेरे पास होंगे जो सबमिट हुए पार्लियामेंट में। CD मुझे दिखाई गई, मैंने देखी पक्का, पर बहुत धुंधली है। मुझे क्या पता था कि मैं ना इस तरह निजी जीवन खंगाल के किताब, मेरा मकसद था ये सिद्ध करना कि इस्लाम विरोधी नहीं है। अब ये किसके साथ सो रहा है, किसके साथ जग रहा है, इसके कितने, ये गुजरात में रहते हुए इन्होंने काफी रंगीन जिंदगी, वाहियात किस्म की, बहुत वहाँ के खुलासा भी किया। बहुत इन्होंने इनकी निजी जिंदगी बहुत ही गंदी थी। और इसीलिए बाद में मुझे समझ आया, एक गवर्नर की बेटी के बारे में भी चर्चा है, मैं बताती हूँ उसका। ये बाद में मुझे समझ आया कि यही शायद कारण था कि गुजरात का कोई भी जर्नलिस्ट इनके फेवर में नहीं बोलता था। केवल उदय महावकर थोड़ा दबी आवाज में दंगों की असलियत बता दी उसने इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स में। उसके अलावा कोई एक भी जर्नलिस्ट नहीं था जो इनके फेवर में बोलता था, जो मुझे बड़ी अटपटी बात लगी कि आप चीफ मिनिस्टर हैं, उसके बावजूद आपको कोई डिफेंड नहीं करता है ना। और गुजरात का कोई एकेडमिक, कोई इंटेलेक्चुअल इनके साथ खड़ा नहीं होता। बहुत सी बातें तब सुनने को मिली थी जो बहुत दुखदायी। बल्कि कपिल मिश्रा ने भी विधानसभा में कुछ रिवील किया। हाँ, वो सही है, 100% सही है जो उसने रिवील किया, मैंने सब सुना था। हाँ। और दुख की बात ये है मैंने मोदी जी से जब पूछा उसके बारे में, सीधे ही पूछा मैंने। अच्छा। भुज से मैं जब आई तो ये सारी कहानियां मैंने सुनी थी, वहां पे बहुत चर्चे थे। तो मैंने मोदी जी से पूछा तो बोले, मधु जी
मैंने तो, मेरे पास वो बच्ची आई थी, मैंने तो उसको आईएएस ऑफिसर वो जो प्रदीप शर्मा है उसके पास भेजा कि वो भुज की रिकंस्ट्रक्शन का इंचार्ज है अर्थक्वेक के बाद, वहाँ बहुत से बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तुम उसके साथ जाके काम कर लो। वो कोई काम चाहती थी एज एन आर्किटेक्ट। वैसे कोई नौजवान लड़की नई नई आर्किटेक्ट बनी है, सीधा चीफ मिनिस्टर के पास कैसे पहुंचेगी? हाँ। है ना, कोई तुक नहीं बनता। लेकिन फिर इन्होंने मुझे बताया, जो कि झूठ है, शायद झूठ ही होगा, दीप शर्मा क्योंकि बहुत वोमनाइजर था, उसने इसको अपने चक्कर में फंसा लिया। उसके और भी बड़े अफेयर थे। मुझे बड़ा बुरा लगा कि ये तो हमारी बहू बेटियों की इज्जत खराब कर रहा है। तो आप फिर कहानी तो बाकी जानते। और मुझे मोदी जी ने कहा, आप सोचिए क्या विकृत सोच है, बोले कि मैं तो उसको बेटी समान मानता था। मधु जी, मैंने तो उसका कन्यादान भी किया, ये मुझे बोला। मैंने पूरा लेख लिखा था, जो जो बातें मैंने मोदी जी और सोनी के बारे में सुनी थी। इन्होंने जबरन मुझसे के लिए होगा कन्यादान का। हाँ? फेस सेविंग के लिए हो गया कन्यादान? नहीं, कोई कन्यादान ने झूठ बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो इनसे भाग रही थी, बच रही थी, फिर उसको अमेरिका भिजवा दिया, जो भी किया, जब ये सारा कांड खुल गया। तो मोदी जी की फितरत बहुत ही इस मामले में घटिया है, नीच है। कुछ बता रही थी कि गवर्नर की बेटी भी इन्वॉल्व थी इस पूरे? नहीं, गवर्नर की बेटी के प्रति, हाँ, बेटी पर भी ये डोरे डाल रहे थे। लेकिन गवर्नर साहिबा ने, वो बड़ी स्ट्रिक्ट है कुछ मामलों में, जहाँ तक मुझे पता चला है वो अड़ गई। उन्होंने अपनी बेटी पर, सुना है मैंने, हाथ नहीं डालने दिया। पर कई लोग इल्ज़ाम लगाते थे, पर जो मैंने सुना है, मैं वही बता रही हूँ कि उन्होंने उस बात पे लक्ष्मण रेखा खींच दी कि 10 पार नो मोर, इससे आगे अब अपनी जाए। वहाँ इनको सफलता नहीं मिली, अप्रोच तो किया होगा। अब मैं अथॉरिटी से ये नहीं कह सकती, चर्चे बहुत रहे उनके, लेकिन और उनके एक्सेस भी थी, लेकिन जो मैंने सुना है गुजरात के जर्नलिस्ट द्वारा, ये मेरा फर्स्ट हैंड नहीं है, जो फर्स्ट हैंड है वो मैंने आपको बता दिया कि वो गवर्नर साहिबा ने रोका ही नहीं कि ये नहीं स्वीकार मुझे। अब बाकी ये असल में ना एक कमीशन बैठनी चाहिए, इनके अफेयर्स को लेकर के बहुत ज्यादा भयंकर रहे हैं। मैं टोटली फ्रीलांसर थे, मैंने बिल्कुल उसी कार्यक्रम में एक्टिव रहते हैं। ही इज एन एडिक्ट। अमित शाह बहुत चीज जानते हैं इन चीजों को, इसलिए उनको हाई प्रोफाइल मिनिस्ट्री देके चुप कराया गया है। बट वहाँ के कई जर्नलिस्ट भी जानते थे, इनको ट्रैक भी करते थे, रात को ये निकल जाते थे कभी इधर कभी उधर, किस घर में। जर्नलिस्ट वहाँ के तो आपको उन घरों के पते भी बता देंगे जहाँ ये अकेले गाड़ी लेके निकलते थे रात को। यही कारण है कि वो यशोदाबेन को बाहर रखते रहे बराबर। हाँ, ये भी एक कारण है कि यशोदाबेन को बाहर रखते रहे। बाहर कहाँ रखा हाँ। नहीं, यशोदाबेन से तो ये छोड़ के पहले ही चले गए थे। देखिए, विकृत सोच वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो बिल्कुल सीधी सादी देहाती महिला है, और देखिए किस डिग्निटी से उसने अपना जीवन व्यतीत किया, और इनको थोड़ा भी रहम नहीं आया उस महिला पर कि और कुछ नहीं, वो एक मामूली सी स्कूल टीचर, प्राइवेट स्कूल में मामूली सी नौकरी करके, बिल्कुल। है ना, एक कमरे के छोटे से मकान में जहाँ अटैच बाथरूम भी नहीं है, और उस महिला को और कुछ नहीं, आप मेंटेनेंस दे दो, 2-4-5 हजार रुपया महीना क्या होता है जब चीफ मिनिस्टर बन गए, शायद उन्हें 14-15 हजार रुपए पेंशन मिल रहा है, उसी सर्वाइव कर रहे हैं। बट मैं जानना चाह रहा था, नहीं 14 कोई सरकारी स्कूल की तो थी नहीं ना, सरकारी स्कूल में थोड़े थी वो। नहीं, शायद वो सरकारी स्कूल के प्राइमरी टीचर थी, अभी पेंशन के रूप में 1400 मिल रहे थे, जो काफी फिगर भी 1400 की 14,000। तो मैं ये बोल रहा था, ये बाद में हुआ ना, ये ग्रेड्स बदले, शुरू में कहाँ मिलता है। पूछ रहा था मैं कि आपने बीच में इनकी हरकतों को पंख देने के लिए जयशंकर और हरदीप पुरी जब बाहर हाई कमिश्नर या एम्बेसडर थे, तो उन्होंने काफी मदद की इनको, और कई यात्राएं की मोदी ने विदेश की।
देखिए, ये मैं फर्स्ट हैंड तो नहीं जानती थी, हाँ, लेकिन इसके चर्चे 2015 से मैंने सुनने शुरू कर दिए। जब इनको लाया गया कैबिनेट में तो मोदी जी के करीबी लोग ही बताए हैं। मेरी आदत ऐसे नहीं है कि मैं जाके इस किस्म की खंगाली करूं नेताओं। हाँ, जो आपने सुना वो बता रही हैं। नहीं, और बहुत से, क्योंकि मैंने मोदी जी के बारे में लिखा था तो बहुत से लोग आके अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे जाते थे, और इसकी चर्चा आप थी। कह रही हैं कि आने वाले दिनों में हम कुछ और भी खुलासा करेंगे, ऐसा कुछ? वो कर रही हूँ ना, सीरीज कर रही हूँ। हाँ, वो काफी देखिए बॉम्बशेल होगा। देखिए बॉम्बशेल होगा या नहीं, अब देखिए, जो मैंने कहा वो कोई इतना बॉम्बशेल था नहीं। ये इससे ज्यादा कड़ी कठोर बातें मैं कह चुकी थी। अब आपका मीडिया क्या है ना, इतना घटिया है कि सेक्स की थोड़ी सी बात आती है तो लाट टपकने लगती है। ये मेन तो अभी सुनिए मेरे ट्वीट में क्या था, अब आप भी ध्यान से सुनिए सर। मेरे ट्वीट में पहली लाइन सिर्फ थी कि जो सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं ये सही है, और स्मृति ईरानी के साथ तो इनके चर्चे दुनिया भर में फैले थे, दुनिया भर में। मुझे रुलाई आती वो थी। चुप है क्यों जब उनसे सब अच्छा सुनो पूरी बात, सब कुछ छीन लिया गया, कुछ उनके पास में है, सुन लो पूरी बात, सुन लो पूरी बात सुन लो। लेकिन मेरा जो बाकी ट्वीट है उसमें यह भी लिखा है कि अगर इनकी अय्याशी केवल पर्सनल मामलों में रहती तो मैं ओवरलुक कर देती, लेकिन इन्होंने जो हिंदू समाज के साथ, हिंदू धर्मियों के साथ धोखा किया, बिट्रेयल किया, हमें क्या रूप दिखाया और असल में क्या निकले, हमारे अंदर आकर अपना बनकर इन्होंने छुरियां चलाई हैं। बहुत संक्षेप में एक दो लाइन में कैसे कैसे हिंदुओं के खिलाफ कैसे गए, जैसे मैं पढ़ देती हूँ वो ट्वीट। नहीं, ट्वीट नहीं, आपने कैसे प्रूव किया कि ये एंटी हिंदू इनका अप्रोच? आपको अभी तक नहीं पता चला तो आप कैसे जर्नलिस्ट हैं? समझा नहीं आपको अभी जो बोल रही हैं उसके बारे में। ऑलराइट, सबसे पहले अगर आप देखें जितनी बड़ी मात्रा में इन्होंने मुस्लिम्स को स्कॉलरशिप्स दी, 5,000 करोड़ पर ईयर या कुछ, ये फंड केवल माइनॉरिटीज तथाकथित क्रिश्चियंस और इस्लामियों के लिए कर रहे हैं। वो किस लिए? आईएएस में भर्ती करने के लिए उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग हो रही है। हिंदुओं ने क्या पाप किया? हाँ, और 1 लाख रुपया कैश और स्पेशल ट्रेनिंग कर रहे हैं, और सारा सिलेबस इस तरह, और खासकर इंटरव्यू को इस तरह मैनिपुलेट किया जा रहा है कि उनको ज़्यादा भर्ती मिले, और तेज़ी से उनकी संख्या बढ़ी है आईएएस में, आईपीएस में, हर इम्पोर्टेंट संस्था में। और दूसरा एससीज और एसटीज को लेकर आए राम, सबने कहा, बल्कि राम मंदिर को भी पीएमओ के अंदर चला रहे हैं। हिंदुओं की एक बड़ी मुख्य मांग रही है कि हमारे मंदिरों का सारा पैसा लूट के आप इस्लामियों पे और आप ईसाइयों पे खर्च कर रहे हैं। तेजी से कन्वर्जन्स बढ़ रहे हैं, कन्वर्जन्स को रोकने की बजाय ये बढ़ावा दे रहे हैं, और इसका बहुत से चीजों पे मैं तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि सैफरन प्राइम मिनिस्टर, सैफरन पार्टी अगर ऊपर मुस्लिम जा, मैंने कहा ना ये सारा अमेरिकन डीप स्टेट ने चलवाया कि इसको सैफरन के रूप में प्रेजेंट करो और इसी के हाथ से हिंदुओं का कत्लेआम करवाओ। SC/ST एक्ट को लेके सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि ये बहुत जालिम है, इसको सुधारो, ये हिंदुओं के ऊपर लाखों फैमिलीज को झूठे आरोप लगाकर ब्लैकमेल किया जा रहा है। आप तो रिवॉर्ड कर रहे हो, आप तो पैसा दे रहे हो कि किसी हिंदू को झूठे केस में फंसाओ, और सरकार आपको इतने लाख रुपया देगी। लेकिन आरएसएस के कहने पे न तो पार्लियामेंट्री पार्टी में, न लोकसभा में, न प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, न कैबिनेट में कहीं मुसलमान प्रतिनिधि। तो क्या उनको जरूरत क्या है? हमारे प्रतिनिधि नाम के हिंदू वहां बैठे हैं और हमारा गला काट रहे हैं। मुसलमान कैबिनेट में न होते हुए भी सबसे अपनी चाटुकारिता करवा रहे हैं, हर पार्टी से करा रहे हैं। हर पार्टी मुसलमानों की गुलाम बन के काम करती है, तो उनको अपना वोट बैंक
बनाकर उसकी ताकत इस्तेमाल करना आता है। मूर्ख हिंदू हैं जो नारों पे वोट देते हैं और फिर भूल जाते हैं, भाई इसने कहा था मैं हिंदू हृदय सम्राट बनूंगा, ये है, अब हम भजन गाएं बस। इन 12-13 सालों में, उससे पहले भी कभी ऐसा मौका आया कि जब प्राइम मिनिस्टर को आपने करीबी से उनकी आंखों में झांका है, या कभी ऐसा लगा कि ये बंदा चरित्र से या फिर ये कि बहसी है या फिर घूरता है? वैशी, मैं तो कह रही हूँ, आंखों में क्यों झांकू, उसकी हरकतें ऐसी हैं। मैं क्यों आंखों में आंखें मिला के उनसे वार्तालाप करूं? मैंने जाना बंद कर दिया। जब प्रधानमंत्री बने सब लोग सोचते थे कि इनकी तो इतनी करीबी। अच्छा, मुझे इस बात से भी बहुत नफरत होती थी, क्योंकि लोगों को लगा कि मैं बहुत करीबी हूँ, डायरेक्ट 1-on-1 है मेरा, 15-16 घंटे की तो मेरे पास इंटरव्यू ही है और मैं फ़ोन उठा के डायरेक्टली बात कर सकती हूँ। तो मेरे पास इतने सिफारिश करता आ गए, हमको ये बनवा दो, किसी को गवर्नर बनवा दो, किसी को ये दिलवा दो, वो। और मैं सबके आगे हाथ जोड़ के कहती थी, मैंने कभी ज़िंदगी में अपने लिए कुछ नहीं मांगा। एक चपरासी की नौकरी भी मैं सिफारिश से किसी की नहीं लगवाती, और मैं केवल उसके लिए खड़ी होती हूँ जिसके साथ अन्याय हो रहा। और मैं ये दिलवा दूँ, वो दिलवा दूँ, प्लीज़ ये इस किस्म की दलाली मुझसे मत उम्मीद करो। यहाँ पे भी जहाँ मैं रहती हूँ, यहाँ के भी टीचर्स का एक पूरा मंडल आया, हमारी ये डिमांड है, कृपया आप तो एक मोदी को फ़ोन करेंगी, पीएमओ को फ़ोन करेंगी, मान जाएंगे। मैंने हाथ जोड़ के उनको समझाया कि मैं नहीं कर सकती हूँ। गुजरात में जब आप घूम रही थी तो कुछ महिलाओं ने ये कहा कि इस व्यक्ति की हरकत कुछ ठीक नहीं है। महिलाओं ने नहीं कहा, पर बाकियों ने बहुत कुछ बताया, और जर्नलिस्ट ने बहुत कुछ बताया, पॉलिटिशियंस ने बहुत कुछ बताया, और वो सिलसिला चलता रहा। लेकिन ये तो देवता का, ये तो ईश्वर का अवतार है, महामानव है। इस व्यक्ति से इस तरह की हरकतों की तो मीडिया अगर मूर्ख है तो मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो? मैं तो बहुत जल्दी समझ गई। 24 के वो है ना, तो वो जो महिला जिसको कह रहे थे, जो महिला एंकर जो झूम रही थी इनके नशे में, उससे पूछो। वो एक याद है ना, महिला एंकर थी ना, नौका पे बोल रही है, नौका पे बोल रही है। तो ये जो ग्लैमर डॉल्स हैं, इनको इन्होंने खूब नचाया। जितनी भी ग्लैमर डॉल एंकर्स हैं फीमेल, उनको तो कैसे मोदी ने वशीभूत करके रखा हुआ है, उनके इशारों पे कैसे ना। मुझे क्यों पूछ रहे हो? मैं तो बहुत जल्दी मोह भंग हो गई थी, और मैंने खुल के इनके खिलाफ बोलना पहले दिन से शुरू कर दिया था। हालांकि लोग मुझे कहते थे, अरे यही तो टाइम है, तुम्हें कुछ मिलेगा, पद मिलेगा, अपने पाँव पे क्यों कुल्हाड़ी मार रही हो? पर मैंने कहा मुझे चाहिए नहीं पद। ऐसा तो था कि आपने ये इसलिए बम फोड़ा क्योंकि अभी राज्यसभा चुनाव था, जो एक बात चल रही है। मैं चुनावी राजनीति से नफरत करती हूँ, मैं वोट भी नहीं देती। अपर हाउस में आने की क्षमता, इच्छा और किसकी? मोदी जी के श्रद्धा के कारण राज्यसभा में आना, ऐसा कुछ? मैं अभी काफी कुछ किया ना इन लोगों ने मुझे। राज्यसभा, मैं उस, सच बोलूं, उस पोस्ट पर मैं थूकू भी नहीं, क्योंकि नंबर 1 मैं पॉलिटिकल पार्टी का जो सारा कल्चर है उससे नफरत करती हूँ। मैं मानती हूँ तथाकथित डेमोक्रेसी राक्षसी है, ये हिंदू समाज को तोड़ती है। पॉलिटिकल पार्टी सारी केवल हिंदू समाज को तोड़ रहे हैं, या जिस समाज में भी, अमेरिका में भी देखो, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच में कैसा गृह युद्ध है, और इलेक्शंस के माध्यम से अक्सर गुंडे, मवाली, क्रिमिनल्स ऊपर पहुंच जाते हैं। ओबामा के बारे में क्या क्या सुनने को मिल रहा है, एप्स्टीन फाइल्स ने तो बहुत खुलासे किए, क्लिंटन कितना भद्दा इंसान था, अब ट्रंप की भी बारी है खुलासों की। तो मैं ये कह रही हूँ, मुझे पॉलिटिकल पार्टी से बड़ी नफरत है, और किसी पॉलिटिकल पार्टी का गुलाम होकर जीना असंभव है, क्योंकि मैंने गुलामी, मेरे जीन्स में मेरे माँ पिता ने दी नहीं, अब दोष उनका है। अंत में एक सवाल ये है कि तो मैं राज्यसभा क्यों लूंगी? वहां मिलता क्या है? मुंह खोल भी नहीं सकते आप अपने फ्रीली, कुछ नहीं कर सकते। आपको लगता है मेरे जैसा व्यक्ति वहां फिट हो सकता है? नहीं ना। कोई एक सिर्फ बंगला है लुटियंस का, एक गाड़ी है फ्री में, ड्राइवर है फ्री में, अय्याशी के लिए बहुत से फ्रीबीज हैं,
और मुझे मुफ्तखोरी की आदत नहीं लेकिन है। ये तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में मैं बता रही हूँ, ये मैंने बहुत जल्दी सीख लिया था अपने, बढ़िया ख्याल है मैंने अपने JNU डेज से सीख लिया था। जो लेफ्टिस्ट भी ना अल्ट्रा फेमिनिस्ट बनते हैं वो वुमनाइजर होते ही हैं, और उनसे मैं बहुत दूर, इसलिए मैं फेमिनिस्ट के पास नहीं जाती। और विशेषकर जो पुरुष अपने को फेमिनिस्ट कहता है, इसका मतलब वो आपको पटाने के लिए ऑल ही वांट्स इज इजी सेक्स, तो वो अल्ट्रा फेमिनिस्ट बन के कि हम तो लिबरेटेड हैं। इसी प्रकार से भाजपा के लोग, इनमें वो हिम्मत तो है नहीं कि खुल के सेक्सुअल रिलेशंस बनाएं, तो ये फिर बहू बेटियों से ही अपनी बहन बना के, बेटी बना के वगैरह वगैरह, ये एक सामाजिक ऑरा बनाने के लिए महज है या फिर कुछ ये नौटंकी है। बहुत भ्रष्ट है भाजपा का, RSS का कल्चर, सिर्फ मोदी का नहीं, तभी इसको झेल रहे हैं, नहीं तो अब तक इसको दूध में से मक्खी की तरह उठा के फेंक दिया होता, क्योंकि RSS का कल्चर बहुत भ्रष्ट है। और बीजेपी में भी अब ऊपर भ्रष्ट लोग ही आ चुके हैं। संघ भी इसी सिलेबस में घूम रहा है, इससे भी बदतर। ओके। ये मोदी संघ का ही तो प्रोडक्ट है, कहते हैं ना मोदी इज द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ RSS। तो ये जो है, तो इसका मतलब आप सोच सकते हैं बाकी कैसे होंगी। और वैसे भी देखिए ना, संघ की मजबूरियां, जो इनके फुल टाइमर होते हैं प्रचारक, है ना, गरीब घरों से आते हैं मोदी जैसे, कभी उन्होंने सुख सुविधा देखी होती नहीं, ज्यादा पढ़े लिखे होते नहीं, संभ्रांत परिवारों के बच्चे निकल के आते नहीं। अब इनको ना पैसे इनके हाथ में दिए जाते हैं ना कुछ, और घरों में जाके, संघियों के घरों में जाके बिल्कुल नौकर जैसे इन्हें रहना पड़ता है, कोई सम्मान नहीं मिलता। और मोदी को मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि क्योंकि जिन जिन वर्षों में इसे संघ के प्रचारक के रूप में इधर उधर भटकना पड़ता था, तो बहुत दुर्व्यवहार सहा होगा इसने, और इसलिए इसके मन में इतनी नफरत है अपनी पार्टी के लोगों के प्रति और नेताओं के प्रति और सो कॉल्ड अपर कास्ट के प्रति। एक बीजेपी के सीनियर MP बता रहे थे कि जब भी इनकी रैली होती है तो स्टेट को इस बात का इंस्ट्रक्शन होता है कि महिलाएं सबसे आगे बैठें। वो हर पार्टी करती है। अच्छा, वो हर पार्टी करती है, इनका अलग कोई उद्देश्य नहीं रहता उसका? नहीं, ये हर पार्टी करती है। आंदोलन में भी हर पार्टी महिलाओं को आगे कर देती है, ताकि पुलिस की लाठी जरा कम पड़े, महिलाएं झेल लें और हमको भागने का मौका मिल जाए। बहुत शुक्रिया, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। लगभग 1 घंटे के बातचीत में मधुकेश्वर ने कई खुलासे किए, कई बातें करी, और उसका आने वाले दिनों में उसका इम्प्लीकेशन देखने को मिल सकता है। इन्होंने काफ़ी खुलासा किया है, काफ़ी रिविलेशन किया है, और कई ऐसी चीज़ें इन्होंने बताई है जो आम तौर पे आम लोगों को नहीं मालूम है। और मोदी कुल मिलाकर के, जैसा कि मधुकेश्वर कह रही हैं कि वो अमेरिकी दबाव में ऐसा कर रहे हैं और वो अमेरिकी टूल हैं, अगर हम ये कहें तो। आज की बातचीत में बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, देखिए, आगे बढ़ाइए। बहुत शुक्रिया आपका।